नमस्कार। उत्तर की काशी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज भाषा एवं व्याकरण के अंदर शब्द विचार पर बात करते हैं। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ये समझिए कि शब्द विचार व्याकरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है। तो शब्द विचार में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ज़रा देखते हैं। पहली चीज़, शब्द विचार को समझने के लिए शब्द और विचार दोनों को समझ लो। शब्द क्या है और विचार क्या है, इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो शब्द क्या होते हैं आपको मालूम है। दो या दो से अधिक वर्णों का जो सार्थक योग होता है वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। क्लियर बात। जो दो या दो से अधिक वर्ण होंगे उनका, तो वर्ण क्या होंगे, वर्ण जो होते हैं छोटे होते हैं। सबसे क्या होते हैं, वर्ण छोटे होते हैं और वर्णों के सार्थक समूह का जो योग होगा वही क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। क्योंकि शब्द का कोई अपने आप में अर्थ होता है, वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे क एक वर्ण है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, ख एक वर्ण है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो शब्द तो आपको मालूम है, दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक योग जो होता है वो शब्द कहलाता है। और अर्थ के आधार पर यदि सबसे छोटी इकाई कौन है ये अगर आता है, तब भी आपका अर्थ उत्तर क्या होता है, शब्द ही होता है। तो आप शब्द क्या है, दो या दो से अधिक वर्ण यानी वर्णों का सार्थक योग क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। लेकिन कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। सार्थक मतलब उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कमल, मतलब कमल कहता हूँ तो कमल का कोई अर्थ है, ये कोई पुष्प है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। अच्छा, इसी को मैं वर्णों का एक क्रम यदि मैं इसी को यदि मैं मकल कहता हूँ तो वर्ण तो इसमें भी है, वर्ण का समूह तो यह भी है, लेकिन यह सार्थक नहीं है। सार्थक नहीं है तो इसका कोई अर्थ नहीं है। सार्थक होना जरूरी है, जैसे कमल सार्थक है। इतनी बात क्लियर। अब देख समझिए, जो शब्द होगा वो मूल रूप में दो ही प्रकार का होता है। नियमतः शब्द कितने प्रकार का होता है, दो ही होता है। एक तो होते हैं सार्थक और एक होते हैं निरर्थक। सार्थक का मतलब ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है, स्व माने सहित अर्थ माने अर्थ, यानी ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ हो, अर्थ ग्रहण किए हो। और कुछ कैसे होते हैं, निरर्थक भी होते हैं। कुछ शब्द कैसे होते हैं, निरर्थक। जैसे आपने कहा रोटी वोटी, आपने कहते हो ना कि रोटी वोटी खा ली, रोटी वोटी। ठीक है, अच्छा रोटी तो एक शब्द है, ठीक है, और वोटी क्या है, कोई भी नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा निरर्थक शब्द जैसे चाय वाय, चाय तो ठीक है, वाय क्या है, ठीक है। जैसे उठाक पटक, ठीक है, खटपट, इस तरीके के कुछ शब्द होते हैं जो किस में आते हैं, निरर्थक में आते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा टन, फन, ठीक है, धम्म, ऐसे शब्द। जैसे कहीं पर कोई वस्तु गिर गई तो आवाज़ आती है, जैसे, ठीक है, जैसे कोई चीज़ आप एकदम से चिल्ला दे, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, उनको निरर्थक कहते हैं। लेकिन जो हिंदी होगी, वो जो हिंदी विचार करेगी, हिंदी जो शब्द विचार करेगी वो सार्थक पर करेगी। ये बात क्लियर रखना। तो दो या दो से अधिक वर्णों का जो सार्थक शब्द होगा, योग होगा, वो कहलाता है शब्द। और अर्थ के आधार पर जो सबसे छोटी इकाई होगी वो क्या कहलाती है, शब्द कहलाती है, आपको मालूम होगा। और मूल रूप से शब्द कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आप शब्दों के भेद करते हैं, देखिए शब्दों के भेद हम करेंगे। ठीक है, कि शब्द कितने प्रकार के हम यहाँ पढ़ेंगे, शब्द क्या होंगे। तो हम हिंदी में शब्द विचार में शब्द क्या क्या होंगे, कितने प्रकार के भेद होंगे शब्दों के, तो जरा ध्यान दीजिएगा। पहला होगा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर में हम तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर पढ़ेंगे। फिर व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति मतलब इसको रचना के आधार पर भी कहीं कहीं पर कहा जाता है व्युत्पत्ति, या बनावट के आधार पर भी इसको कहीं कहा जाता है। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक, तो इसमें रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ हम पढ़ेंगे। और अर्थ के आधार पर में पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी को पढ़ा जाएगा। और विकार के आधार पर किसको पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो विकार के आधार पर होंगे, विकार के आधार पर पढ़ेंगे विकारी, अविकारी। ठीक है, अब विकारी में भी कौन कौन से आते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकार होते हैं, विकार उत्पन्न करते हैं। आराम से समझेंगे। अविकारी जैसे क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, आपने नाम सुने होंगे। ये विकार के आधार पर शब्दों के भेद हैं। तो शब्दों के भेद को हम व्युत्पत्ति के आधार पर भी पढ़ेंगे, और उत्पत्ति के आधार पर भी पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर भी पढ़ेंगे, और विकार के आधार पर भी पढ़ेंगे। यानी जो ये वाली स्लाइड आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी स्लाइड जो आपको दिखाई दे रही है, ये आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न कवर करती है। और इनमें से इतने जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अब एक एक टॉपिक को अलग अलग तरीके से पढ़ा जाएगा, तब आपके समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा।
चलिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पढ़ लेते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद हैं ये जरा जाने रखिएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, क्लियर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद अगर प्रश्न संख्यात्मक रूप से पूछता है तो 5 इसका आपका आंसर होगा। यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, संख्यात्मक रूप से पूछता है तो सीधे आंसर 5 दे दीजिए। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। अभी पिछली स्लाइड में हमने बात की थी, क्लियर बात। अब तत्सम शब्द कौन से हैं उन पे बात करते हैं। तो तत्सम शब्द कौन होते हैं, मूल भाषा के शब्द जो बिना परिवर्तन के हिंदी में आए और आए करें, ठीक है, और आज भी प्रयोग में लाए जा रहे हैं। यानी मूल भाषा कौन सी है, अब यहाँ पर से जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मूल भाषा है, मूल भाषा कौन सी है, संस्कृत। मूल कौन सी है, संस्कृत भाषा मूल है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो मूल भाषा से जो शब्द है, क्योंकि हिंदी का जन्म किससे हुआ है, संस्कृत से हुआ, आपको मालूम होगा। तो संस्कृत के बाद कौन सी बनी, लौकिक बनी, यह मालूम है, लौकिक संस्कृत। लौकिक के बाद कौन सी बनी, पाली आई। पाली के बाद कौन सी आई, प्राकृत आई, यह आपको मालूम है। प्राकृत के बाद अपभ्रंश हुई, अपभ्रंश के बाद शौरसेनी अपभ्रंश हुई, फिर जाके हिंदी का जन्म होता है, आपको मालूम है। तो ये क्या कह रहा है, मूल भाषा के शब्द मतलब संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए और आज भी प्रयोग में लाए जा रहे हैं। मतलब संस्कृत से कुछ शब्द लौकिक में आए होंगे, वहाँ भी वैसे ही प्रयोग हुए, पाली में भी वैसे ही प्रयोग हुए, प्राकृत में भी वैसे ही प्रयोग हुए, शौरसेनी में भी वैसे ही प्रयोग हुए, और हिंदी में भी वो वैसे ही प्रयोग हो रहे हैं, वहाँ से लेकर यहाँ तक वो आए हैं। तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द कहा जाता है। अब देखिए तत्सम का संधि विच्छेद तत् धन सम, तत् माने उसके और सम माने समान, अर्थात किसके समान, संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान हमें हिंदी में पढ़ने को मिलेंगे वो सारे के सारे तत्सम शब्द कहलाए जाएंगे। ये बात आप याद रखिएगा। तो मूल भाषा के शब्द हैं, वो मूल भाषा संस्कृत है, आपको अच्छे से बताया गया है। आगे देखिएगा तद्भव क्या होंगे। तो तद्भव क्या होंगे, देखिए तद्भव मतलब देखिए शब्द जो मूल भाषा में तो संस्कृत भाषा के थे, मतलब मूल रूप से तो किसके थे, संस्कृत के थे, परंतु समय व स्थान के आधार पर धीरे धीरे परिवर्तित हुए और सरल बन गए और हिंदी के समान हो गए। मतलब वे शब्द जो मूल में तो संस्कृत के थे, लेकिन क्या हुआ, समय के आधार पर, स्थान के आधार पर इनमें परिवर्तन होता रहा। क्योंकि देखिए हिंदी भाषा एक परिवर्तनशील है, आपको मालूम है भाषा की विशेषता क्या है, क्या यह परिवर्तनशील है। तो जब ये शुरुआत में वैदिक संस्कृत थी, फिर लौकिक संस्कृत, संस्कृत के 2 रूप थे, वैदिक कठिन थी, लौकिक सरल थी, तो लोगों ने लौकिक को अपनाया। फिर लौकिक के बाद पाली ने जन्म लिया, पाली ने के बाद प्राकृत ने जन्म लिया, फिर अपभ्रंश हुई, शौरसेनी अपभ्रंश हुई, तब जाकर के हिंदी का जन्म हुआ। तो ये परिवर्तित होते होते कुछ शब्द ऐसे थे तो बिल्कुल परिवर्तन चेंज हो गए, बहुत सरल बन गए, हिंदी के समान हो गए, तो वो कहलाए तद्भव। तद धन भव, उससे उत्पन्न हुआ। अब किससे उत्पन्न हुआ, संस्कृत से उत्पन्न हुआ, क्योंकि मूल तो वही है। तो संस्कृत से उत्पन्न हुए जो शब्द होंगे वो तद्भव शब्द कहलाए जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। ये तो ठीक हो गया कि तत्सम ये होता है, तद्भव ये होता है। अब सबसे बड़ी बात है कि यदि परीक्षा में, ये मैंने रखा हुआ है कि यदि परीक्षा में आ जाए तो दोनों में अंतर कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे, मेन चीज़ तो यही है आपके लिए। यदि परीक्षा में आ जाता है तो दोनों में अंतर कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो दोनों में अंतर करने के लिए कुछ तरीके आपको आने चाहिए, कुछ तरीके आपको मालूम होने चाहिए। तो पहला तरीका क्या है, देखिए संयुक्त अक्षर यहाँ पर लिखा हुआ है। संयुक्त अक्षर कौन है, आपको मालूम होता है हमारे व्यंजन संयुक्त अक्षर में कौन कौन से हैं, अक्षर, त्र, ज्ञ और स्र, ये जो संयुक्त अक्षर हैं। तो के योग से बना शब्द अधिकांशतः तत्सम होता है। मतलब जिन शब्दों में अक्षर, त्र, ज्ञ और स्र शब्द आपको मिलेंगे वो अधिकांशतः मतलब अधिकतर 90%, 95% शब्द कैसे कहला होंगे, तत्सम शब्द होंगे। मतलब आपके पास शब्द आएंगे ऑप्शनों में, अगर उनमें संयुक्त अक्षर कहीं दिखाई देता है तो अधिकांशतः किसमें होगा, तत्सम होगा। जैसे अक्षी, देखिए अक्षी लिखा है, अक्षी आंख, ठीक है, अक्षी। और तो सौ अक्षर जो है ये कैसा है, यहाँ से लिया गया, देखो इस तरीके से। अश्रु है, प्रथम है, प्रथम, त्र त्र प्र, ठीक है, उष्ट्र, ठीक है, त्र। तो ऐसे जो शब्द होंगे ये क्या कहलाते हैं, संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। यानी संयुक्त अक्षर से जो भी शब्द बना होगा उस शब्द के योग से
योग में से जो भी शब्द बना होगा वह अधिकांशतः तत्सम होगा, जैसे ये आपके सामने है। और दूसरा कारण क्या है, दूसरा तरीका क्या है जिसे हम पहचान जाएंगे, अनुनासिक। अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु वाला, आपको मालूम होगा ये चंद्र बिंदु है, ठीक है। तो चंद्र बिंदु के प्रयोग से जो भी शब्द बना होगा वह कभी तत्सम नहीं होता है। यह बात ध्यान रखना कि जिस शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग आएगा वह कभी भी क्या होगा, तत्सम नहीं होगा। जैसे आपने लिखा चांद, चांद लिखा, चांद कभी तत्सम नहीं होगा, चांद कभी तत्सम नहीं होगा। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देखिए, चंद्र बिंदु के प्रयोग से बना शब्द कभी तत्सम नहीं होता, क्योंकि चंद्र बिंदु का विकास, क्या कह रहा है, क्योंकि चंद्र बिंदु का विकास कब हुआ, हिंदी ने किया। कह रहा है चंद्र बिंदु का विकास हिंदी ने किया है, संस्कृत ने नहीं। मतलब अगर संस्कृत ने किया होता तो ये क्या कहलाते, तत्सम कहलाते। अब संस्कृत ने विकास ही नहीं किया, तो ये हिंदी में ने इसका विकास किया है, तो ये क्या कहलाए जाएंगे, अनुनासिक। यानी अनुनासिक के प्रयोग से जब कोई शब्द बनेगा तो वो तत्सम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि चंद्र बिंदु का विकास हिंदी ने किया, संस्कृत ने नहीं, इसलिए यह नहीं होगा। तीसरा कारण देखिएगा, ड व ढ जो ताड़न जात हैं, उच्छिप्त हैं, फेंके हुए व्यंजन, इनको इनके 3-4 नाम हैं। ताड़न जात व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, फेंके हुए व्यंजन या द्विगुणी व्यंजन भी इनको कहा जाता है। या आपने वर्ण विचार में पढ़ लिया है, ठीक है। आप हम शब्द विचार पढ़ने जा रहे हैं, ये शब्द विचार पढ़ रहे हैं। तो इनके प्रयोग से बना शब्द कभी भी तत्सम नहीं होता। जिसमें भी ये होगा, जिस शब्द में ये बना होगा वो कभी भी क्या होगा, तत्सम नहीं होगा। जैसे आपने क्या लिखा, घोड़ा, और नीचे बिंदा लगेगा, तो ये जो ताड़न जात चिन्ह लगा यह कभी तत्सम नहीं हो सकता। जैसे पढ़ाई, ठीक है, कढ़ाई, इस तरीके से जिनमें ताड़न जात चिन्ह वाले शब्द आएंगे ये कभी भी क्या होंगे, तत्सम नहीं होंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और अनुनासिक का तत्सम रूप अनुस्वार होता है। इससे पहले वाली बात कही थी कि अनुनासिक में जो चंद्र बिंदु वाले होते हैं कि प्रयोग से जो भी शब्द बना होगा वो क्या होगा, तत्सम नहीं होता। लेकिन ये कह रहा है कि अनुनासिक का तत्सम रूप क्या होता है, अनुस्वार होता है। तो अनुनासिक का तत्सम रूप अनुस्वार होता है का मतलब, जैसे मैं लिख रहा हूँ 5, 5 लिखा, ये अनुस्वार आया। इसी का ये क्या आया, चंद्र बिंदु वाला आया, यानी अनुनासिक। इसका तत्सम रूप क्या होता है, अनुस्वार होता है। जैसे मैंने लिखा पंचम, ये तो ये पंचम जो शब्द होगा यह तत्सम कहलाया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जबकि पंचम का मतलब भी 5 है, 5 का मतलब भी 5 है, और इसमें चंद्र बिंदु हो जाने के कारण यह क्या नहीं हुआ, तत्सम नहीं हुआ। लेकिन चंद्र बिंदु क्या कर, अनुनासिक का जो तत्सम रूप होगा वो क्या होगा, अनुस्वार वाला होगा। जैसे 5 में ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, अनुनासिक वाला है, तो इसे नहीं हुआ। इसी का रूप बदल दिया, अनुस्वार वाला हो गया पंचम, तो यह तत्सम कहलाया जाने लगेगा। ये वाली बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप याद रखिएगा। फिर एक और चीज है, देखिएगा री, ये री वाला जो आपको प्रयोग होता है आपको मालूम है, री। री का प्रयोग करके बनाया गया शब्द, अर्थात कोई भी शब्द जिसमें री का प्रयोग होता है और कहीं भी शब्द में आगे पीछे बीच में कहीं पर भी शब्द होता है तो वो सदैव तत्सम होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिस शब्द में री का प्रयोग होगा वह शब्द सदैव क्या होगा, तत्सम होगा, सदैव, ऑलवेज, हमेशा। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं आपको इन शब्दों को पहचानने के तरीके बता रहा हूँ कि कौन से शब्द होंगे, क्योंकि वहाँ बहुत सारे शब्द हैं, शब्दों की कमी नहीं है। तो कौन से शब्द तत्सम होंगे, कौन से शब्द तद्भव होंगे, हम कैसे तत्सम को पहचानेंगे, कैसे तद्भव को पहचानेंगे, ये चीज़ का ज्ञान होना हमें बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ते हैं देशज, उसी के भाग हैं पहले वाले, ठीक है। देशज, जरा इसको तोड़ो, देखो, देश धन जौ, ठीक है। देश माने देश, जौ एक क्या है, अंत में जब जौ का प्रयोग होगा तो इसका अर्थ क्या होता है, जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। अब कहाँ जन्म लेने वाला, देश में, मतलब देश में जन्म लेने वाले वो शब्द, मतलब देश में जन्म लेने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, देशज कहलाएंगे। अब देश में जन्म का अर्थ क्या हुआ, हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, विभिन्न प्रकार की बोलियां हैं, विभिन्न प्रकार की उपभाषाएं हैं। उन भाषा, उपबोली और भाषाओं, उपभाषाओं और बोलियों से कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रयोग में आ जाने के कारण मानक रूप ग्रहण करके अब हिंदी में वो प्रयोग
किए जाने लगे हैं, यानी मानक रूप में, लेखन रूप में वो प्रयोग किए जाने लगे हैं, इसलिए उनको देशज शब्द कहा जाए। देश के अंदर ही जन्म लेने वाला, देश के अंदर विभिन्न भाषाओं, विभिन्न बोलियों, विभिन्न उपभाषाओं से जन्म लेने वाले वो शब्द जो आज हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं वो देशज कहलाते हैं। परिभाषा देख ले, क्या वह शब्द जो देश की विभिन्न भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियों से हिंदी में आ गए और मानक रूप ग्रहण कर लिया। और एक और परिभाषा है कि आंचलिक भाषा के शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वही शब्द देशज कहलाते हैं, और इनको मनगढ़ंत भाषा के शब्द भी कहते हैं। ये जरा ध्यान दीजिएगा, इनको मनगढ़ंत भाषा के शब्द भी कहा जाता है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। अब उदाहरण समझ लो, उत्तराखंड के संदर्भ में यदि हम समझें तो यहाँ कुछ लोग कुमाऊनी के हैं और यहाँ कुछ लोग गढ़वाली के हैं, ठीक है। ये अपनी भाषा है, ये अपनी भाषा इनकी है, ठीक है। अब इनमें जब ये बात करेगा तो पूरी कुमाऊनी में करता है, ये बात करेगा तो पूर्ण गढ़वाली में करता है। अब इसकी बात न तो ये अच्छे से समझ पाता है, न इसकी बात ये अच्छे से समझ पाता है, इसलिए ये दोनों एक माध्यम को अपनाते हैं, हिंदी। किसको अपनाएंगे? हिंदी को विचार आदान प्रदान करने के लिए माध्यम अपनाएंगे। अब इनकी हिंदी में जो कुमाऊनी वाली हिंदी होगी उसमें कुमाऊनी शब्दों का प्रभाव देखने को मिलेगा, जो गढ़वाली वाली हिंदी होगी उनमें गढ़वाली शब्दों का प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन वो दोनों क्या कर रहे हैं? हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, तो उन दोनों में वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब क्या होगा, ये इनकी आंचलिक भाषा क्या है? कुमाऊनी वाले की कुमाऊनी है, गढ़वाली वाले की गढ़वाल है। तो आंचलिक भाषा के वे शब्द, इन दोनों के कुछ ऐसे शब्द होंगे जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो यहाँ भी कॉमन प्रयोग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि इनको मनगढ़ंत भाषा के शब्द भी कहा जाता है, देशज। अभी कौन से शब्द तत्सम होंगे, कौन तद्भव होंगे? देशज, विदेशी, ठीक है। इस आगे कौन से शब्द होते हैं उनके बारे में फिर चर्चा करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको कि कैसे आप लोग इनको पहचानने की कोशिश करो कि क्या होते हैं। आप करते हैं विदेशी या विदेशज। विदेशी या विदेशज में भी जो लगा है, जन्म लेने वाले ऐसे शब्द जो विदेश में जन्म लेंगे, ठीक है। वह शब्द जिनका जन्म विदेश में हुआ, अर्थात हिंदी व संस्कृत को छोड़कर, ये बात ध्यान रखना, हिंदी व संस्कृत को छोड़कर अन्य दूसरे देशों की भाषाओं के वह शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त हुए और विदेशी शब्द कहलाते हैं। आपको मालूम है हमारे यहाँ डच, पुर्तगाली, ठीक है, मुगल, कौन नहीं आए, यहूदी, अंग्रेज, कम अरबी, फारसी, सब लोग यहाँ आए, भारत में आए। चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से आए हों, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से आए हों, चाहे वो धार्मिक दृष्टि से आए हों या फिर आर्थिक दृष्टि से आए हों, जब वो यहाँ आए तो काफ़ी चीज़ें वो यहाँ पर छोड़ गए और उनकी छोड़ी हुई चीज़ों को हमने क्या किया? अपना लिया। राजनीतिक दृष्टि से अपनाया, उनके समाज की कुछ अच्छी चीज़ें लगी वो हमने अपना ली, धार्मिक दृष्टि से कुछ अच्छी चीज़ें लगी अपना ली, आर्थिक व्यापार करने की दृष्टि से वो यहाँ आए, कुछ व्यापारिक ऐसे शब्द हुए उनको हमने अपना लिया। तो वो सारे शब्द यहाँ के हिंदी में प्रयोग होने लगे, लेकिन थे कहाँ के? विदेश के। अब जैसे आगध स्वर वाले, मैंने हिंदी में आपको बताया था कि यह क्या है, जैसे आ लिख तो आ के ऊपर ये बिंदा लगता है, चंद्र, अगर इसके बीच में बिंदा लगाएं तो चंद्र बिंदु हो जाएगा, खाली ये चिन्ह आगत है। जैसे आपने लिखा डॉक्टर, तो डॉक्टर शब्द कैसा हो जाएगा? विदेशी शब्द होगा। तो कॉलेज कैसा हो जाएगा? विदेशी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसमें आगत स्वर का प्रयोग हो रहा है या आगत चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से हॉस्पिटल, ठीक है, इस तरीके के शब्द आएंगे जो। और दूसरा है नुक्ता चिन्ह वाले शब्द भी क्या होंगे? विदेशी होंगे। जैसे गजल, गजल आपने लिखा, यहाँ पर ये नुक्ता चिन्ह लग गया तो ये शब्द अरबी फारसी का हो गया, यानी विदेशी हो गया। तो ये विदेशी शब्द होते हैं, ये बात आपको जरा ध्यान में रखना पड़े, ठीक है। अब हिंदी में विदेशी शब्द आने के यही तो कारण है कि राजनीतिक करने की दृष्टि से काफ़ी लोग यहाँ आए, सामाजिक दृष्टि से काफ़ी लोग भारत में आए, धर्म के प्रचार के लिए धार्मिक दृष्टि से काफ़ी मिशनरियाँ यहाँ पर आई, ठीक है। आर्थिक यानी व्यापार की दृष्टि से तो प्राचीन काल से यहाँ आते रहे, लूट के ले जाते रहे, तो वो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर छोड़ गए। तो वो चीज़ें, उनकी भाषाओं के वो शब्द लंबे समय तक वो यहाँ रहे, 2-3 महीने 2-4 दिन नहीं रहे, वो लंबे सालों रहे, शताब्दी, ठीक, 10, 20, 25, 100, 50 साल वो यहाँ रहे हैं, तो उनका प्रभाव सीधा सीधा हिंदी पर पड़ना स्वाभाविक है। तो ये थे विदेशी शब्द कैसे अभी कौन कौन होंगे वो उस पर बात करना हम फिर करेंगे, अभी आप सिर्फ समझिए, बाकी चिंता छोड़िए। अब अंत में जो बात आती है उत्पत्ति के आधार पर वाला जो था, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अब जो अंत में है संकर, उस पर जरा बात करते हैं। संकर का मतलब होता है मिश्रित, हाइब्रिड। क्या होता है? हाइब्रिड या मिश्रित, यानी मिश्रित होता है। नॉर्मली हम हाइब्रिड कह सकते हैं, जो मिला हुआ रूप। दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर जब कोई नया शब्द बनाया जाता है तो उसको संकर शब्द कहते हैं। क्लियर बात? यानी इसमें देशी प्लस विदेशी,
ठीक है, एक भाषा देशी, दूसरी विदेशी। जब दो मिश्रित शब्द हैं ये, जब दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़ा जाता है, जोड़कर कोई नया शब्द बनाया जाता है, तो उस नए शब्द को ही संकर शब्द कहते हैं। यानी यह कैसा है, संकर शब्द है, मिश्रित इसको कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए रेलगाड़ी आपके सामने लिखा हुआ है, तो रेल और गाड़ी में अंतर है। रेल तो किसका है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जो रेल है वो क्या है, अंग्रेजी में है। ठीक है, और जो गाड़ी है वो किस में है, हिंदी में है। तो दो, एक अंग्रेजी और हिंदी के दोनों शब्दों को मिला करके क्या बन गया, रेलगाड़ी। क्या बना दिया गया, रेलगाड़ी। ये जरा ध्यान देना। वैसे लाठी चार्ज, ठीक है, लाठी हिंदी, चार्ज अंग्रेजी का। ठीक है, लाठी चार्ज। इस लाठी चार्ज पर काफ़ी लोग मीम भी बनाते हैं, आपने देखा होगा। लाठी को में कुछ तार लगा करके स्विच पर लगाया जाता है, देखो लाठी चार्ज हो रही है, बहुत ज़बरदस्त मीम बनाते हैं। किताब घर, तहसीलदार, जांचकर्ता। जैसे देखिए जांचकर्ता शब्द लिखा हुआ है, जांच हिंदी का शब्द है, जांच क्या है, हिंदी का शब्द है। कर्ता जो शब्द है वो संस्कृत का है। तो दो विभिन्न भाषाओं के जोड़ दिए गए। ठीक है, देशी विदेशी जरूरी नहीं है कि दो विभिन्न भाषाएं, मेन चीज़ याद रखो, इसमें देशी विदेशी भी हो सकता है, देशी प्लस देशी भी हो सकता है, विदेशी प्लस विदेशी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इन जब दो भाषाओं को जोड़ा जाएगा तब जो नया शब्द बनेगा, फिल्म उत्सव, उत्सव हिंदी हो जाएगा तो फिल्म अंग्रेजी हो गया। ठीक है, इस तरीके के किताब घर, किताब अंग्रेजी उर्दू हो गया, घर हिंदी हो गया। तो इस तरीके से जो विभिन्न प्रकार के जो दो भाषाओं के शब्दों को जोड़ करके जब कोई नया शब्द बनाया जाएगा उसको संकर शब्द कहेंगे। जैसे रेलगाड़ी है, लाठीचार्ज है, तहसीलदार है, ये जो शब्द होंगे संकर शब्द होंगे। अब इनमें से कौन कौन से संकर हैं, कितने हम कौन कौन से देशज हैं, कौन कौन से विदेशी हैं। ठीक है, कौन से आपके जो हैं तद्भव है, तत्सम है, इनको हम फिर अच्छे से बात करेंगे। अभी सिर्फ आप ये समझिए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम कौन होते हैं वो आपको पता चल चुका है, कैसे पहचानोगे वो भी मालूम हो गया है। तद्भव कौन होते हैं, कैसे पहचानोगे वो भी मालूम हो गया है। देशज कौन होते हैं, कैसे पहचानोगे वो भी मालूम हो गया है। विदेशी कौन है, कैसे पहचानोगे वह भी पता है। संकर कौन है, कैसे है पहचानोगे वह भी आपको मालूम हो गया है। तो आज इसको आप जाने रखिएगा। आज हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे और आगे अपनी तैयारी को और अच्छा से आप करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।